नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास को लेकर आज इस वीडियो करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई उत्तराखंड के इतिहास के वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर। आज उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण वंश को हम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में एक महत्वपूर्ण अभिलेख उत्तराखंड से प्राप्त होता है। आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड का पर्वताकार वंश या जिसको हम पौरव वंश भी कहते हैं, वो उत्तराखंड में कहाँ था, किस स्थान पर स्थित था और कौन सा वो विदेश यात्री था जिसने उनकी राजधानी को ब्रह्मपुर कहा था। तो बहुत सारी चर्चा हमने करनी है, उनके बारे में जानना है, उनके राजाओं के बारे में जानना है, कैसे हमारे लिए अल्मोड़ा का एक ताम्रपत्र पर्वताकार वंश के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है और कैसे इसके शासन और प्रशासन के बारे में हमें चर्चा मिलती है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हर्षकाल का जो समय ख़त्म होता है तो उस समय उत्तराखंड में 3 स्थान पर 3 राज्यों का बहुत उदय होता है और उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो होता है वो आपका पर्वताकार राज्य होता है। तो पर्वताकार राज्य के बारे में आज जानते हैं, कौन सी बातें हम लोग को सीखनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं सीखनी चाहिए और किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड की इस बैच में आप लोग को एक आइडिया देता हूँ कि हमारे पास जो है वो एक उत्तराखंड वनडे एग्ज़ाम्स का पेड कोर्स है, जिसमें आप लोग उत्तराखंड के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो यदि आपको इस कोर्स को खरीदना है तो आप मात्र 999 रुपये प्रति माह की उसमें आप इस कोर्स को खरीद कर अपने उत्तराखंड की किसी भी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और सफलता को निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का, जो वह है उत्तराखंड में पर्वताकार वंश। जो बच्चे अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और जो बच्चे बाद में इसको देख रहे हैं, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और याद रखिए इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। पर्वताकार वंश कह लीजिए या आप इन्हें पौरव वंश कह लीजिए। इतिहासकारों का मानना है कि इस वंश का जो उत्तराखंड में उद्भव था वो लगभग 600 से लेकर 800 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। हर्षवर्धन का जो काल था, उस हर्षवर्धन के काल के बाद के पश्चात यहाँ पर 3 प्रमुख वंश हुए थे। सबसे पहला वंश जो था वो शत्रुघ्न था, दूसरा गोविषाण और तीसरा जो था वो था आपका पौरव वंश या पर्वताकार वंश। ठीक है, तो आज हम लोग शत्रुघ्न गोविषाण को नहीं करेंगे, आज हम किसको करेंगे, पौरव वंश को करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम पौरव वंश की बात करते हैं तो क्या किसी भी प्रकार का स्रोत हमें पौरव वंश के बारे में बताता है, तो इसी बात को हम जानेंगे। ठीक है ना। मैं आपको एक ताम्रपत्र दिखाने वाला हूं जो कि हमारे अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा जनपद में एक जगह है तालेश्वर, तो ये अल्मोड़ा है और यहाँ पर एक जगह है तालेश्वर, और तालेश्वर से हमें एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अष्टधातु में बना हुआ है, वो आपका ये है। ठीक है ना। तो इसकी जो मुख्य कॉपी है वो तो आपकी लखनऊ जो संग्रहालय है उसमें रखी गई है, लेकिन इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है आप कह सकते हैं कि वो आपके अल्मोड़ा में मौजूद है। ये तालेश्वर ताम्रपत्र है जिसमें पौरव वंश के कई शासकों के नाम भी वर्णित हैं और इसी ताम्रपत्र से हमें उसके शासन और प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करें पौरव वंश की, तो पहली बात कि इसका जो उल्लेख हमें मिलता है, तो उसमें भाई सिंपल सी बात है, स्रोतों के ऊपर जाते हैं कि हमारे पास कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि पौरव वंश उत्तराखंड में था। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया है। पहले क्या हो गया है, पुरातात्विक स्रोत, यानी ऐसे स्रोत जिन्हें खनन या उत्खनन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जो हो गया है वो आपका क्या हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया है। साहित्यिक स्रोत मतलब कि जो या तो किसी के द्वारा लिखा गया हो या मौखिक रूप से भी उसकी जानकारी हमारे पास मौजूद होती है। तो इन दोनों स्रोतों के ऊपर हम देखेंगे तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो है मेरे बच्चों, वो है अल्मोड़ा में तालेश्वर का ताम्रपत्र। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत में हम कहेंगे ह्वेनसांग। तो असल में ह्वेनसांग के द्वारा ही आप कह सकते हैं कि पौरव वंश की अधिक जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब दोनों को हम एक एक करके हल्का सा पढ़ते हैं। असल में जो बातें इसमें कही गई हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। जो हमें
तालेश्वर का अष्टधातु का ताम्रपत्र मिला है, इससे हमें पौरव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पौरव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि जो पौरव वंश है वो लगभग आपका 600 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी में आपके उत्तराखंड में निवास करता होगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर हम इसमें देखें तो हमें पौरव वंश के शासकों के नाम, पौरव वंश के शासकों के नाम तथा अन्य जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। सो बेसिकली जो तालेश्वर में है वो असल में पौरव वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट तो आपको दिमाग में भर लेना है। ठीक है। और ह्वेनसांग के अनुसार जिस राज्य की हम बात करने जा रहे हैं जहाँ पर पौरवों का अपना वर्चस्व था वो असल में क्या था, वो ब्रह्मपुर था। तो वो बातें एक अलग बात है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये राजवंश था ये असल में कत्यूरी वंश का पूर्ववर्ती था। कत्यूरी वंश का क्या था, पूर्ववर्ती। अब यहाँ पर पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि मतलब इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण वंश बनेगा वो आपका कत्यूरी वंश बनेगा। और आप कह सकते हैं कि कत्यूरी वंश के जो शासक रहेंगे वो कहीं ना कहीं पर उनका संबंध जो होगा वो असल में किससे होगा, वो आपके पौरव वंश से होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो पौरव वंश वाले हैं ये असल में क्या है, कत्यूरी वंश के क्या हैं, आपके पूर्ववर्ती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये अभिलेख है, जो तालेश्वर का जो अभिलेख है, असल में ये अभिलेख जो माना गया है ये धुत्तीवर्मन और विष्णुवर्मन का है। धुत्तीवर्मन और विष्णुवर्मन का है। मतलब इस अभिलेख में अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से ये इन दो राजाओं का अभिलेख माना जाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। और इस अभिलेख से ही पता चलता है कि इनकी जो राजधानी रही होगी वो आपकी और कोई नहीं बल्कि क्या रही होगी, ब्रह्मपुर रही होगी। ठीक है ना, क्या रही होगी, इनकी राजधानी ब्रह्मपुर रही होगी। तो ये सारी जानकारी हमें इस चीज़ से मिलती है। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर ये अभिलेख देखा जाए तो लगभग 1915 में यह अभिलेख की खोज हुई थी। इस बात को भी आप जरूर याद रखना, 1915 में अभिलेख की खोज हुई थी। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए बच्चों। और ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि भाई एकमात्र ऐसा अभिलेख है हमारे पास जो पौरव वंश के बारे में किसी प्रकार की जानकारी को देता है। तो क्योंकि ये पौरव वंश की जानकारी हमें बहुत ही ढंग से देता है और एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब कभी एकमात्र शब्द जुड़ जाता है तो इतना आप समझ लेना कि वो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। सो अगर हम देखें तो तालेश्वर अभिलेख में हम कुछ राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। अब वो कौन कौन से राजा हैं जरा चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें विष्णुवर्मन का नाम हमें मिलता है। दूसरी बात हमें वृषवर्मन का नाम हमें मिलता है। तीसरी बात हमें अग्निवर्मन का नाम हमें मिलता है। चौथी बात हमें धुत्तीवर्मन का नाम हमें देखने को मिलता है। और आप कह सकते हैं कि विष्णुवर्मन ही एक में आप ये कह सकते हैं कि विष्णुवर्मन ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, ये विष्णुवर्मन प्रथम अलग है और विष्णुवर्मन द्वितीय अलग है। तो कई बुकों में आपको विष्णुवर्मन द्वितीय भी मिलेगा क्योंकि जो हमने पहला विष्णुवर्मन लिखा है वो असल में विष्णुवर्मन प्रथम है। ठीक है ना। तो असल में ये दोनों राजा जो हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि इन राजाओं के पास अगर हम देखेंगे तो दो ही ऐसे शासक हमें मिलते हैं जिन्होंने किसी प्रकार की उपाधि को धारण करा है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसमें से जो आपका अग्निवर्मन है, इस अग्निवर्मन के द्वारा बच्चों एक उपाधि ली गई थी और उस उपाधि का नाम था परम भट्टारक। क्या था, परम भट्टारक। अब आप बोलेंगे सर परम भट्टारक हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, लेकिन ली थी। और दूसरे जो आपका धुत्तीवर्मन था इसने ली थी महाराजाधिराज परम भट्टारक। तो इतना आप जरूर याद रख लेना कि इन दो के अलावा ही
इन दो के अलावा किसी ने भी किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर इन्होंने किसी प्रकार की उपाधि को धारण करा है तो ये अन्य जो राजा हुए हैं उनसे अलग रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो एक हमारे पास एक अलग मैटर होता है। लेकिन इतना तो हमें पता चल ही गया है कि जो हमारे पास तालेश्वर अभिलेख है, उस तालेश्वर अभिलेख से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासकों के नाम हमें पता चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से वो शासक थे जिनमें इन शासकों के बारे में जो राजा के रूप में कहे जा सकते हैं या जिन्होंने किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण करा है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो वो वाला पॉइंट भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी आप देख सकते हैं कि तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना केवल वो हमें पौरव वंश की जानकारी बताता है बल्कि इसके राजाओं की जानकारी भी हमें बताता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई ये तो था इसका कौन सा वाला पार्ट, पुरातात्विक पार्ट। अगर हम देखें तो साहित्यिक जो हमारा इसके पास पार्ट है, तो साहित्यिक स्रोत में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा साहित्यिक स्रोत है असल में उस साहित्यिक स्रोत में और कोई नहीं बल्कि क्या कर सकते हैं, ह्वेनसांग की बात हम कर सकते हैं। ह्वेनसांग की हम बात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ह्वेनसांग कौन है, तो ह्वेनसांग जो था वो एक चीनी यात्री था, है ना। वो चीनी यात्री था, चीन से आया था। और ह्वेनसांग के बारे में इससे पहले पूर्ववर्ती वीडियो में भी मैंने ह्वेनसांग के बारे में जानकारी दी है। लेकिन इतना आप समझ लेना कि ह्वेनसांग वो व्यक्ति था जिसने पौरव वंश के बारे में जानकारी दी, जिसने पौरव वंश के बारे में जानकारी दी, ठीक है ना। सो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। अच्छा, अब ह्वेनसांग ने पौरव वंश के बारे में क्या जानकारी दी, उसने कहा कि भाई कि एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, ब्रह्मापुर है। एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, ब्रह्मापुर है। और उसने इस ब्रह्मपुर जनपद के लिए पो, लो, की, मो, पू, लो, ये जो नाम दिया था उसने, ये इसका क्या था, ये नाम दिया था। उसने कहा था कि जो ये ब्रह्मपुर जो क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुर क्षेत्र लगभग 667 मील का इलाका है, 667 मील का इलाका है। और ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, और ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। संभवतः इसीलिए चारों ओर से पर्वतों की ओर से घिरने के कारण इसका नाम पर्वताकार राजवंश भी पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा, पर्वताकार राजवंश भी पड़ा। यानी इसका पर्वताकार राजवंश होने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये क्या है, पर्वताकार राजवंश पड़ा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्योंकि चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाम पड़ा इसका, इसलिए पर्वताकार राजवंश भी इसका पड़ा है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रख लेना। और इसी पर्वताकार से क्या शब्द आया, पौरव शब्द आया, ठीक है। इसी प्रकार से पर्वताकार से क्या हुआ, पौरव शब्द मिला या पौरव वंश मिला। तो ये वाला पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो राजधानी भी क्लियर है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मपुर का जो बारे में जानकारी है केवल वो ह्वेनसांग ने दी है। इस ब्रह्मपुर के बारे में जानकारी तो हमारे पुराणों में भी है। ये ब्रह्मपुर का जो इलाका है, इसके बारे में जानकारी हमारे पुराणों में भी है। जैसा अगर हम कहें तो मार्कंडेय पुराण में कहें तो मार्कंडेय पुराण में भी हमें ब्रह्मपुर के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। और दूसरा बृहत संहिता में भी हमें ब्रह्मपुर के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहित्यिक स्रोतों में केवल ह्वेनसांग की ही साहित्यिक स्रोत मान्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। पौरवों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी आपके मार्कंडेय पुराण में और बृहत संहिता में भी दी गई है। तो इस बात को तो आप दिमाग में भर देना, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ हमारे पास ह्वेनसांग का वर्णन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास मार्कंडेय पुराण का भी वर्णन है और हमारे पास बृहत संहिता का भी हमारे पास क्या है, वर्णन है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी तो आपको मैंने बता ही रखा है कि भाई जो तालेश्वर नाम से जो आपका अल्मोड़ा का जो आपका जो ताम्रपत्र है, तो उससे भी हमें जानकारी क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बात तो इन सबसे हमारी क्लियर हो जाती है कि जो इन वंश का कार्यकाल या काल कह सकते हैं वो 6वीं से 8वीं शताब्दी का है। 6वीं से क्या है, 8वीं शताब्दी का है। इस बारे में आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये भी हो जाना चाहिए
कि इसके बारे में और भी कई जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग से बात कही है, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम कहें तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार जो है वो आपका डी चौ सरकार जो है, इन्होंने भी ये माना है कि जो पौरव थे वो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में रहे होंगे, ठीक है ना, इनका भी ये मानना है। और इन्होंने ये भी माना है कि जो पौरवों का उत्कर्ष उत्तराखंड में रहा होगा वो असल में हर्षवर्धन के पश्चात रहा होगा, और आप कह सकते हैं कि कत्यूरी से पूर्व या कन्नौज के जो यशोवर्मन का जो साम्राज्य है उससे पहले का रहा होगा। तो बेसिकली ये हर्ष और आपके यशोवर्मन के बीच के जो साम्राज्य था उसकी हम ये बात करता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 647 के करीबन जो था वो यशोवर्मन भी आपको मिल जाएगा और आपको हर्षवर्धन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाली बातें इसमें कही गई हैं। चलिए और बातों में चलते हैं और इस स्लाइड को हम चेंज करते हैं। ठीक है, सो राजधानी हमें क्लियर हो गई है, जो ब्रह्मपुर है, और जितने भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो भी हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, और जो दो नाम मैंने आपको बता रखे हैं, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन, ये भी आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि तालेश्वर ताम्रपत्र का जो उल्लेख है वो असल में किसके बारे में जानकारी देता है, वो देता है आपके किसके बारे में, आपके पौरवंश के बारे में। लेकिन दो ही नाम आपको याद रखने हैं, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन। ये वाला पॉइंट तो दिमाग में भर देना किसके नाम का वो अभिलेख है, बाकी जानकारी उसमें बहुत सारी है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, हालांकि वो हम लोग इसके शासन प्रशासन में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो वाला पॉइंट जो है मैं आपको शासन प्रशासन में कंफर्म करवा दूंगा, ठीक है ना, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जाने कि इतनी जो माथापच्ची हम लोग कर रहे हैं, असल में हम कर क्यों रहे इतनी माथापच्ची, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि असल में उत्तराखंड में किन राजवंशों ने शासन करा, और अगर उन्होंने उत्तराखंड में शासन करा तो वो शासन जो था वो असल में किस प्रकार का था, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अब देखिए, कुनिंदों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है हमें, लेकिन कुनिंदों के बाद हमें ऐसी कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद सीधे ही हमें कौन सी मिल रही है जानकारी, उसके बाद सीधा हमें जानकारी मिल रही है किसी पौरवों से, है ना, जिनकी अपनी एक राजधानी भी थी। कुनिंदों की राजधानी आपको पता है श्रीनगर से कालसी से आपकी लास्ट में जो होती है बेहट सहारनपुर होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर राजधानी देखें तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुर राजधानी मिलती है, यानी कि राजधानी होगी तो राजा भी होगा, राजा भी होगा, शासन भी होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो असल में पौरवों के शासन प्रशासन को पढ़ने जा रहे हैं, किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा उत्तराखंड में किसी प्रकार का शासन किया गया था, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर हम देखें तो टॉपिक हम ले सकते हैं पौरवों का शासन प्रशासन, पौरवों का शासन प्रशासन। अब देखिए, किसी भी शासन प्रशासन में क्या होता है कि एक प्रशासन में एक धुरी होती है और वो हमेशा राजा होती है, और राजा के बाद इसकी मंत्रिपरिषद होती है, और ये मंत्रिपरिषद जो होती है समस्त राज्यों को चलाती है, ठीक ना। उसके बाद उसका राज्य जो होता है वो कई भागों में बटा होता है, यानी अगर आपको पढ़ना है तो इस प्रकार से पढ़ना है। अब हम देखें कि तालेश्वर ताम्रपत्र जो हमें अल्मोड़ा से मिला है उसमें हमें विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन, इन आदियों के नाम पता चले हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इनमें से दो ही राजा ऐसे हुए हैं आपके, पहली बात अग्निवर्मन और दूसरी बात आपका कौन सा, द्युतिवर्मन, कि जिन्होंने किसी प्रकार की क्या ली थी, उपाधि को धारण करा था, जिन्होंने किसी प्रकार की उपाधि को धारण किया था। अग्निवर्मन ने परम भट्टारक उपाधि को धारण किया था, जो मैं आपको पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूँ, और द्युतिवर्मन ने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि को धारण करा था। और देखिए, उपाधि वही धारण करता है जो कौन होता है, जो राजा होता है, और जो राजा नहीं होता है वो उपाधि धारण नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका विष्णुवर्मन है, ठीक है, ये राजा नहीं था। तो अगर ये राजा नहीं था तो क्या होगा, ये या तो किसी राजा का सामंत होगा या कोई मंत्री होगा, लेकिन बाद में उस राजवंश में वो टूट के बिखर गया तो ये सामंत आगे चल के क्या बन गए, राजा बन गए। तो यही बात है, जैसे गुप्तों के साथ हुआ, श्रीगुप्त और घटोत्कच अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई बोले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो आप बोलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन असल में गुप्त वंश का जो आदि पुरुष है वो श्रीगुप्त है। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच जो हैं वो असल में क्या थे, वो राजा नहीं थे, वो किसी के अंडर में सामंत थे। ठीक इसी प्रकार से आपके उत्तराखंड में जो आपका पौरव वंश मिल रहा है, इस पौरव वंश में केवल दो ही के पास उपाधि है और अन्य के पास उपाधि ना होना इस बात का दर्शाता है कि कुछ इसमें राजा रहे थे और बाकी जो थे वो किसी राजा के अंडर में सामंत थे, यानी अधिकारी थे। ये बात आपको दिमाग में भर देनी है। तो यहाँ पर राजा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है ना, इतना याद रख लेना आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कुछ पदाधिकारी हमें मिलते हैं, ठीक है ना। अब पदाधिकारी हमें क्या मिलते हैं, जैसे हमें मिलता है प्रतिहार, एक प्रतिहार नाम का पदाधिकारी हमें यहाँ पर मिलता है। प्रतिहार जो होता था ये राज परिवार की सुरक्षा का अधिकारी होता था, ये राज परिवार की सुरक्षा का अधिकारी होता था, ये राज परिवार की सुरक्षा का क्या होता था, अधिकारी होता था। दूसरा हमारे पास द्वारिक था, ये दैवारिक, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम दे रखा है। ये राजमहल में आने जाने वालों को देखता था, मतलब कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देखता था, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा सर क्या फालतू की चीज़ बता रहे हो, तो फालतू चीज़ नहीं बेटा, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपको, ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे थे, जैसे हमारे पास एक और था कार्गिक, और कार्गिक जो था वो असल में लोगों की प्रार्थना को राजा तक पहुंचाता था, लोगों की प्रार्थना को राजा तक पहुंचाता था। फिर हमारे पास एक बलाध्यक्ष भी था, और जो बलाध्यक्ष था असल में सैन्य का प्रमुख था, सैन्य प्रमुख कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि ये उस समय का क्या रहा होगा, ये उस समय का सेनापति रहा होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास एक संधि विग्रह भी था, संधि विग्रह, और संधि विग्रह जो होता था पौरवों में, वो असल में युद्ध और शांति का मंत्री होता था, वो युद्ध और शांति का क्या होता था, मंत्री होता था, इस बात को भी याद रखिएगा। फिर हमारे पास एक ऑफिसर और होता था जिसका नाम था दंडपासिक, और जो ये दंडपासिक होता था ये पुलिस अधिकारी होता था, उस जमाने का क्या था, ये पुलिस अधिकारी था, उस जमाने का ये पुलिस अधिकारी होता था, इस बात को आप याद रखना। मतलब बहुत सारे पद हैं और इनमें से कोई एक पद आ जाए एग्जाम में तो घबराना मत, थोड़ा सा इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम देखें तो और भी हमें मिलते हैं, जैसे आमात्य मिलते हैं। आमात्य जो होते थे बेसिकली या तो ये गवर्नर बनते थे या फिर ये राज परिवार का सदस्य होता था, राज परिवार का क्या होता था, सदस्य होता था, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा बहुत है हमारे पास, द्रोणी कुमार अमात्य भी है, ये भी एक प्रकार का विशेष मंत्री होता था, यानी कोई मंत्री का ये पद माना जाता था, ठीक है ना। कार्गिक हो गया, कोटाधिकरण हो गया, बहुत सारे इसमें हो जाते हैं, और राजा परिवार के अधिकांश अधिकारी होते थे, इन जो मंत्री होते थे वो राज परिवार के होते थे, ठीक है ना, ये आपका मेन है, ठीक है। बाकी इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब जो आप यहाँ पर बलाध्यक्ष आपने देखा है, इससे पहले मैंने आपको बलाध्यक्ष बोला है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये सैन्य प्रमुख था, और सेना जो होती है इस टाइम पे 3 उसमें थी, एक थी गज, दूसरी थी अश्व, और तीसरी थी पैदल। यानी जो इनके पास सेना होती थी बेसिकली वो 3 प्रकार की होती थी, एक गज वाली सेना यानी हाथियों की सेना, एक अश्व वाली सेना यानी घोड़ों की सेना, और एक पैदल सेना। तो ये तीनों सेना को संभालता था, ठीक है ना, और उसका सेनानायक होता था, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए, अब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि प्रतिहार दैवारिक जो है वो और जो कार्गिक है ये राजमहल के अंदर ही होते थे, ठीक है ना। और दूसरा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई दंडपासिक जो है पुलिस अधिकारी होता है। तो आज जो आप देख रहे हैं दंडपासिक लोगों के बीच में रहा करता था और वो पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, कुमार अमात्य जो होते थे वो क्या होते थे, मंत्री होते थे। यानी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि असल में सेंट्रल से लेकर स्टेट तक जितने भी अधिकारी हो सकते थे वो इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो ये था आपके पौरवों का क्या, शासन प्रशासन, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये संभवतः बड़ा राज्य ही रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई अर्थव्यवस्था भी रही होगी। हालांकि हमें समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसकी कि इसका समाज कैसा था, लेकिन पौरव की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी क्या है,
भाई अर्थव्यवस्था के 3 चरण होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। पहला जो है वो आपका क्या है, कृषि और पशुपालन। दूसरा आपका निर्माण का है, और तीसरा जो है आपका क्या है, तीसरा आपका सेवा का है। असल में 3 चरण होते थे, कृषि, निर्माण और सेवा। सो कृषि, निर्माण और सेवा जो होती थी ये महत्वपूर्ण होते थे। अब सवाल ये था कि पौरव किस में आगे थे, कृषि में थे, निर्माण में थे कि सेवा में थे। तो भाई इनका जो मेन था वो कृषि था, ठीक है ना। तो कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन जो था ये अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। ये अर्थव्यवस्था का क्या था, मुख्य स्रोत था, ठीक है। और इसी कृषि और पशुपालन से, क्योंकि कृषि किस पे होगी, कृषि होगी भूमि पर, और जब भूमि पर कृषि होगी तो इसके लिए क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। और वो टैक्स था भाग, यानी उस समय को जो टैक्स पड़ता था भूमि कर, उस भूमि कर को हम क्या बोलते थे, उस भूमि कर को हम बोलते थे भाग। यानी पौरव के समय पर जो टैक्स दिया जाता था उसको बोलते थे भाग। अब जो टैक्स था, जो भाग था, या तो ये नकद दिया जाता था, बिल्कुल कैश, और या फिर अन्य के रूप में दिया जाता था कि भाई जैसे धान दे दिया आपने, या आपने गेहूं दे दिया, ये जो भी है, ठीक है ना। तो जो अन्य के रूप में दिया जाता था उसको भोग बोलते थे। क्या बोलते थे, भोग, ठीक है ना। और भोग को इकट्ठा करने के लिए, भोग को इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी था। भोग को इकट्ठा करने के लिए क्या था, एक अधिकारी था जिसका नाम था भौगिक। सो भौगिक जो था ये अन्न संबंधी टैक्स को, यानी अन्न संबंधी करों को, अन्न संबंधी करों को ये क्या करता था, कलेक्ट करता था, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका एग्जाम में याद रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए कि प्रथम उसमें आपका क्या आता है, उत्खनन भी आता है। उत्खनन और खनन ये भी आपका प्रथम सेक्टर में आता है। तो ऐसा मानते हैं कि पौरवों के समय पर पहली चीज़ की आपकी जो औषधियाँ हैं, इन औषधियों का बड़ा ज्ञान इनको था, और इसमें जो हिमालय में जो खनिज पाए जाते हैं इसका भी बड़ा ज्ञान इनको था। तो इन्होंने हिमालय से औषधियाँ और खनिज लिए थे और उनको व्यापार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा था, ठीक है ना। तो ये बारे में भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक चीज़ हमें दिखता है पौरवों के समय पर, और पौरवों के समय पर क्या था, पौरवों के समय पर क्या था, भूतांत्रिक व्यापार था। अब आप बोलेंगे भूतांत्रिक व्यापार क्या हुआ, तो भाई सिंपल सी बात है कि भूटिया जनजाति के लोग जो थे वो तिब्बत के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो उत्तराखंड से जो माल होता था वो तिब्बत की ओर जाता था, और तिब्बत से माल उत्तराखंड की ओर आता था। तो ये जो व्यापार था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और इसलिए इतना याद रखना कि आपका जो ये व्यापार है या भूतांत्रिक व्यापार है, इसका भी उल्लेख हमें मिला है, ठीक है ना। तो भाई ये अभिलेख जो है ये आपका, आप कह सकते हैं कि दिव्यपति अभिलेख, और आप कह सकते हैं कि कायस्थ अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों में हमें इस बारे में चर्चा की गई है कि पौरवों के समय पर भूतांत्रिक व्यापार होता था। तो अगर पौरवों के समय पर भूतांत्रिक व्यापार होता था, संभवतः आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे वो टैक्स वगैरह वगैरह लिया करते थे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर जो भूमि थी, भूमि पर जो टैक्स लेते थे, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भूमि थी, भूमि से टैक्स लेते थे, भूमि किसकी होती थी, तो भूमि का जो मालिक माना गया है वो माना गया राजा। तो भूमि किसकी होती थी, भूमि राजा की होती थी, और राजा उस भूमि को लोगों को देता था और लोगों से क्या करता था, टैक्स लेता था, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। अब वो राजा जो था उस भूमि को भी अलग अलग भागों में बांटता था, ठीक है। भूमि को भी क्या करता था, अलग अलग भागों में बांटता था। जैसे अगर हम कहें तो भूमि 2 प्रकार की थी, एक तो थी आपकी केदार भूमि, एक थी केदार भूमि, और एक थी आपकी कौन सी, सारी भूमि, सारी भूमि। अब केदार भूमि वो भूमि होती थी जहाँ पर सिंचाई की जाती थी, जहाँ पर क्या, सिंचाई की जाती थी, और सारी भूमि वो होती थी जहाँ पर सिंचाई नहीं होती थी, मोटा अनाज, सिंचाई नहीं होती थी, ठीक है। और इन जगहों से अलग अलग प्रकार का टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो याद रखना कि केदार भूमि जो थी सिंचाई भूमि थी पौरवों के समय पर, और सारी भूमि थी वो क्या थी, जहाँ पर सिंचाई नहीं होती थी, वो पौरवों के समय पर थी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और समस्त भूमि जो थी वो किसकी थी, वो राजा की थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी बातें थी बच्चों, ठीक है। अब देखिए कि अगर ब्रह्मपुर का उल्लेख यहाँ पर किया गया है तो ब्रह्मपुर का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है, ठीक है ना।
तो इस ह्वेनसांग के ब्रह्मपुर के उल्लेख के कारण हम यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को देख सकते हैं। यानी कि अगर पौरवों के समय पर जो धर्म उत्तराखंड में रहा होगा वो कौन सा प्रचलित रहा होगा, तो अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म जो था यहाँ पर वो था बौद्ध धर्म। क्योंकि ह्वेनसांग का ब्रह्मपुर में आना वो साफ दर्शाता है कि इस स्थान पर कभी ना कभी बौद्ध धर्म प्रचलित रहा होगा। तो अगर आप मुझसे पूछे कि पौरवों के समय पर प्रचलित धर्म कौन सा था, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि पौरवों के समय पर यहाँ पर प्रचलित धर्म जो था वो असल में आपका कौन सा था, वो आपका बौद्ध धर्म था। क्योंकि जो आपका ह्वेनसांग था ये भी क्या था, बौद्ध था, ठीक है ना। और भूतांत्रिक व्यापार भी यहाँ पर नजर आता है। तो भूतांत्रिक व्यापार भी आप समझ सकते हैं कि बौद्ध लोगों के साथ में जो चर्चा विर्चा थी वो होती थी। यानी भूतांत्रिक व्यापार भी एक प्रकार से बौद्ध धर्म को ही क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप उत्तराखंड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि जो पौरव थे ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। अब सहिष्णु का मतलब क्या होता है, सहिष्णु मतलब कि सभी धर्मों को क्या करते थे, ये पालन करते थे। इतना क्लियर है, तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि अगर आप कहेंगे कि इनकी व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी, मैं आपको बोलूँगा तो हर्षवर्धन पर आधारित थी। तो हर्षवर्धन ने जो व्यवस्थाओं को चलाया था, हर्षवर्धन ने जिन व्यवस्था को चलाया था उन्हीं व्यवस्थाओं को किसने चलाया था, आपके पौरवों ने चलाया था। और हर्षवर्धन के समय पर जो व्यवस्था है, आपने देखा कि जो आपको मैंने पौरवों के अधिकारी लिखा रखे हैं, असल में वो अधिकारी जो है वो हर्षवर्धन के अधिकारी थे। यानी जो नाम मैंने आपको यहाँ पर लिखा रखे हैं असल में वो आप हर्षवर्धन में भी पढ़ेंगे। तो जो हर्षवर्धन का जो सीखा हुआ था वही पौरवों में आपको नजर आता है। तो आप ये मत कन्फ्यूज में हो जाना कि असल में जो मंत्री आपको लिखाए गए हैं, जो राजा का आपको विशेषता लिखाई गई है, या जो भी मैंने आपको नाम लिखाए गए हैं वो असल में हर्षवर्धन के, तो वो हर्षवर्धन के नहीं है बल्कि पौरवों के ही हैं। लेकिन जो सीखा साखा था वो कहाँ से था, वो हर्षवर्धन से था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हर्षवर्धन था और जो आपका बाद में कत्यूरी आए, तो हर्षवर्धन और कत्यूरी के बीच में सबसे प्रमुख जो शासन था वो पौरवों का था, पर्वताकार वंश का था। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सो बच्चों, आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इतना मत जाना कि किसका बेटा कौन था, किसका राजा कौन था, ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उतना ही आपको जानना है। इसके ऊपर भी आपको बहुत विद्वान मिलेंगे यूट्यूब में जो आपको फालतू की जानकारी देंगे, लेकिन क्या सच में वो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो वो आपके एग्जाम के लिए कहीं भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पौरवों में जितना मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना। जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उतना ही काफ़ी होता है। अपना जो पोटेंशियल है उसको इस तरह से वेस्ट मत करो कि आप फालतू की चीज़ें भी पढ़ रहे हो। अक्सर यूट्यूब जो होता है वो फालतू की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे कई यूट्यूबर्स आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा ज्ञान देते हैं, ठीक है। कोई उनसे पूछो कि आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ करा है, तो कुछ भी नहीं करा होगा, लेकिन ज्ञान उनको अधिक से अधिक से होगा। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो इतना समझ लीजिए कि एग्ज़ाम निकालना एक कला होती है, ठीक है ना। अगर अधिक पढ़कर ही एग्ज़ाम निकाला जा रहा होता है तो पीएचडी करने वाला हर व्यक्ति जो होता है आज अधिकारी होता, ठीक है। तो आपको पीएचडी नहीं करनी है, पौरव वंश से जितना आपको पढ़ाया गया है उतने पे फोकस करना है, इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और याद रखेंगे शेयर करना ना भूलें और प्रोविडेंस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभम सर को दीजिए इजाज़त और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।